हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बीपीएससी 67th का जो एग्ज़ाम 7 मई को शेड्यूल्ड किया गया है और साथ ही साथ सीडीपीओ प्रीलिम्स दोनों का सिलेबस एक है। तो आप दोनों के लिए यह जो टेस्ट सीरीज है बीपीएससी 67th और सीडीपीओ के लिए यह एक नया टेस्ट सीरीज आया है। पुराना वाला वॉल्यूम का नहीं आया है, ये न्यू टेस्ट सीरीज के नाम से एक नया आया है जो कि परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है उसका टेस्ट है। तो इस पूरे टेस्ट को आज हम लोग पूरे 150 क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि फैदम जो है वो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो फैदम जो होती है वो दूरी की इकाई होती है। एक्चुअली एक मानक फैदम जो होता है वो 6 फीट लंबा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए एक्चुअली अगर बात करते हैं तो प्रकाश जो है वो अंतरिक्ष में, अगर प्रकाश की गति की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड से अधिक की गति से जो है वो प्रकाश जो है वो यात्रा करता है। और अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से 2,80,000 मील जो है की दूरी पर है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 1.2 सेकंड से अधिक की यात्रा इसको करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.28 सेकंड। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो वो जो है वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो प्रोटीन का घटक है। देखिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है और लिपिड होता है, इन दोनों के जैसे ही प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मौजूद रहता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ तो मौजूद है प्रोटीन में, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रोटीन एक ऐसा एकमात्र सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CHO और N। प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। प्रोटीन जो होता है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि बोलोमीटर का उपयोग जो है वो किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। तो बोलोमीटर का उपयोग जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्ति को मापने का एक उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त जो है वो मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अंग में जमा होता है। देखिए पित्त की अगर बात करते हैं तो पित्त जो है वो यकृत के द्वारा उत्पादित होता है और इसका लगभग 50% भाग जो है वो सबसे पहले पित्ताशय की थैली में जाकर जमा होता है, जो कि एक नाशपाती के आकार का अंग होता है जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है। और फिर जब भोजन किया जाता है तो पित्ताशय की थैली जो है वो सिकुड़ती है और संग्रहित पीत को ग्रहणी में छोड़ती है, जिसमें बसा के जिस भंजन में मदद मिलती है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पित्त की, पित्त यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में वाइल बोलते हैं, तो इसकी अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान जो है वो 7.7 होता है, ध्यान रखिएगा। पित्त में जल की मात्रा जो है वो लगभग 85% होती है और पित्त वर्णक की मात्रा जो है वो लगभग 12% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो हरी धातु के रूप में जाना जाता है। तो हरी धातु के रूप में अल्मीनियम को जाना जाता है और अल्मीनियम को इसीलिए हरी धातु कहा जाता है क्योंकि यह जो है वो पर्यावरण के अनुकूल धातु है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है। अच्छा, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते किसको हैं। तो वैसा पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित हो जाता है, उसी को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ कॉपर भी है, एल्युमिनियम भी है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक में प्रबल चुंबकत्व का क्षेत्र है। तो चुंबक में प्रबल चुंबकत्व का क्षेत्र है चुंबक के ध्रुवों पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबक के ध्रुवों पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम ट्रिप्सिन जो होता है वो मौजूद होता है। तो ट्रिप्सिन की अगर बात करते हैं तो ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय में मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज जिसको हम लोग कहते हैं। अग्नाशय की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह जो है वो एक साथ अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करने वाला हार्मोन कौन है। तो एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, थाइमोसिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थाइमोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर माता पिता का रक्त समूह जो है वो बी और ए है तो उनके बच्चों के लिए असंभव ब्लड ग्रुप कौन है। ए बी, तो देखिए जब भी कोई माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उनके बच्चे का जो संभावित ब्लड ग्रुप है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यहाँ असंभव कुछ नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में पोषण को अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो देखिए शुरू से ही विकासशील कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण माँ से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्बोफ्लोबोनिसस रोग किसकी कमी से होता है। तो यह एक्चुअली जो है वो विटामिन बी 2 जिसको कि राइबोफ्लोविन होता है उसकी कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोफ्लोविन यानी कि विटामिन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा ओटिसस नामक रोग जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह जो है वो कान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कान को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में वृद्धि का मंद होना किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए पौधे में वृद्धि का जो मंद होना होता है वो मोलिब्डेनम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बिना जो है पौधे अपने पत्तियों में नाइट्रेट तो जमा कर लेता है, लेकिन उसका उपयोग जो है वो सामान्य विधि के लिए प्रोटीन बनाने करने में असमर्थ हो जाता है, और पौधा जो है वो बौना हो जाता है या उसकी बुद्धि जो है वो मंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक नहीं है। तो यह जिंक है, बोरोन है, आयरन है, सल्फर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी जो है वो किस प्रकार के रूपांतरण का एक उदाहरण है। तो हल्दी एक प्रकंद है जिसमें कि गांठ होता है और यह एक संशोधित तना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण एक्चुअली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को कहा जाता है, जिसका कि सूत्र होता है CaCaO का होल 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CaClO का होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र के पानी का pH मान क्या है। तो समुद्र के पानी जो औसत महासागर और समुद्री जल का जो pH मान होता है वो लगभग 8.1 से लेकर 8.5 के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8.5। pH मान की अगर बात करते हैं तो सोरेन सेन जो था वो 1909 में pH स्केल दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा शरीर जो है वो कितने pH परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है वो 7 से लेकर 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो उदासीन है, यह आपसे पूछ रहा है। बीटा कण की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीटा कण तो ऋणावेशित होता है, तो ये तो उदासीन नहीं है। अल्फा कण की बात करते हैं तो अल्फा कण धनावेशित होता है, ये भी उदासीन नहीं है। प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये भी धनावेशित होता है। गामा किरणें का कोई आवेश नहीं होता है, मतलब कि यह उदासीन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतलों दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होगी। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 डिग्री अपॉन में थीटा माइनस में 1। यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है और माइनस में 1, तो इसको 6 टाइम कैंसिल आउट कीजिएगा तो 6 - 1 यानी कि 5 जो है वो इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि वह युक्ति या डिवाइस जो प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत चुंबकीय बल को बढ़ा या घटा सकती है। यह बात कर रहा है ट्रांसफार्मर की, क्योंकि ट्रांसफार्मर जी ही जो है वो वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने और साथ ही साथ सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट के चरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम यानी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। यहाँ पे दूरी भी क्या है, अदिश राशि है। गति भी क्या है, अदिश राशि है। रैखिक संवेग भी क्या है, अदिश राशि है। तो ये सब जो है वो अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल से संबंधित अध्ययन के लिए भौतिकी में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार तो जो है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। और 2020 का नोबेल पुरस्कार का जो फिजिक्स की अगर भौतिकी में बात कीजिएगा तो उसका आधा हिस्सा जो है वो रोजर पेनरोज को दिया गया था, और दूसरा वाला जो आधा हिस्सा हुआ मतलब 50% दे दिया गया रोजर पेनरोज को, और 50% में दोनों को मिलाकर एक का नाम था रेनहार्ड जेंजेल और दूसरा का एंड्रिया गेज। मतलब यहाँ ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा है कि हमारे रेटिना को उत्तेजित करने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग लंबाई के बीच होती है। तो उसकी तरंग लंबाई जो होती है वो लगभग 7800 से 3900 एंगस्ट्रम के बीच होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में -15 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है। तो आप फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस का एक कन्वर्जन का एक फार्मूला पढ़े होंगे कि C बराबर 5/9 इंटू में डिग्री फ़ारेनहाइट। एक फार्मूला क्या था, C बराबर 5/9 और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32। इस पे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि ट्रीटियम किस तत्व का एक समस्थानिक है। तो ट्रीटियम आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो पानी में रखा जाता है। तो कौन सा तत्व पानी में रखा जाता है, सफ़ेद फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, और जैसे ही ये नम हवा में आता है तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर अचानक जो है वो ये प्रज्वलित हो जाता है, और इसी हवा के संपर्क में आने से बचाने के लिए इसको आमतौर पर पानी में डालकर रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन शामिल है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है हर्पेटोलॉजी, यानी कि प्राणी शास्त्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और नीथोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसमें पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और ओंकोलॉजी की अगर बात कीजिएगा तो इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है कोशिका भीति मौजूद होती है, यह बिल्कुल सही है। सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भीति जो होती है वह मौजूद होती है। प्लास्टिड मौजूद होता है, यह भी बिल्कुल सही है। प्लास्टिड जो होता है वो मौजूद होता है। फिर कह रहा है न्यूक्लियस केंद्र में स्थित होता है, ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादातर परिधि पर मौजूद होता है, ना कि केंद्र में स्थित होता है। गोल्गियोज अधिकतर असंबद्ध होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का सूचक नहीं है। देखिए, यूएनडीपी जो है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करता है, जिसमें 3 आयाम और 10 संकेतकों के अभावों की निगरानी करता है। 3 आयाम है स्वास्थ्य, जिसमें बाल, मृत्यु दर, पोषण ये सब आता है। शिक्षा, जिसमें स्कूली शिक्षा के वर्ष, नामांकन ये सब आते हैं। और जीवन स्तर, जिसमें कि पानी, स्वच्छता, बिजली, खाने पकाने का ईंधन, फर्श, संपत्ति ये सब आता है। कानून और व्यवस्था का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कानून और व्यवस्था जो है वो सूचक नहीं है। आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति और उसके प्रभाव के संबंध में कौन सा जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। तो मुद्रास्फीति क्रय शक्ति या मुद्रा से जितना अधिक खरीदा जा सकता है उसको नष्ट कर देती है, क्योंकि मुद्रास्फीति जो है वो नकदी के मूल्य को कम करता है। यह उपभोक्ताओं के उन वस्तुओं पर खर्च करने और स्टॉक करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनकी कीमतें जो हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं। रोजगार बढ़ता है नहीं, किसानों को लाभ मिलता है नहीं, आयात घटता है नहीं, उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ता है नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
आगे कह रहा है कि कर संग्रह में वृद्धि आधारित वृद्धि जो है वो कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? यह कर उछाल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर उछाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी के आकलन के लिए निम्न में से किस समिति ने भोजन के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़ों पर खर्च का महत्व दिया था? तो यह दिया था तेंदुलकर समिति ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति ही जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 816 रुपया और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये इन्होंने बताया था। ये आया कब था तेंदुलकर समिति? ये 2011-12 की बात है। आगे कह रहा है कि धूसर क्रांति शब्द जो है वो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो धूसर क्रांति की अगर बात करते हैं तो यह उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यह मूल रूप से भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके दुष्परिणामों से जुड़ा हुआ था, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता था कि अगर नई कृषि उपकरण चीज़ों को जो है वो गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन संकट का निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? तो देखिए, आयात में वृद्धि ये है, निर्यात आय में तीव्र वृद्धि ये नहीं है। निर्यात आय में तीव्र वृद्धि जो है वो भुगतान संकट के संतुलन को ठीक करती है। ये कौन सा कारक नहीं है में नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रीकृत घाटा है। देखिए, मुद्रीकृत घाटा एक ऐसा सीमा होता है जिस तक आरबीआई जो है वो अपने उधार कार्यक्रम में केंद्र सरकार की मदद करता है। मतलब सिंपल से शब्द में अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार को शुद्ध आरबीआई क्रेडिट में वृद्धि, ताकि सरकार की मौलिक ज़रूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके, वही मुद्रीकृत घाटा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बजट के घाटों को वित्तपोषित करने के लिए धन की छपाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घर्षण बेरोजगारी है। देखिए, घर्षण बेरोजगारी किसको कहा जाता है? घर्षण बेरोजगारी मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई एक आदमी है जो एक नौकरी की तलाश कर रहा है, या फिर एक नौकरी से एक नौकरी छोड़कर दूसरे नौकरी में वो जाना चाह रहा है, तो वो घर्षण बेरोजगारी कहा जाता है, जो कि एक स्वैच्छिक बेरोजगारी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का एक क्या है, स्वैच्छिक बेरोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति में मात्रात्मक माप कौन सा है? तो मौद्रिक नीति में मात्रात्मक माप की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सीधी कार्रवाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नहीं है। बैंक दर है, रेपो दर है, खुले बाजार का संचालन भी है। यहाँ एक से अधिक है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कब तक बढ़ाकर 50% करना है? तो यह जो है वो 2035 तक लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2035 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं तो यह जो है वो 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। आगे कह रहा है कि बजट 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कितना हिस्सा जो है वो आवंटित किया गया है? तो बजट 2021-22 में बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कितना हिस्सा जो है वो आवंटित किया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह किया गया है 11.6%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 11.6% जो है वो आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए बिहार को कुल राज्य विशिष्ट अनुदान कितना प्रदान किया है? तो देखिए, राज्य विशिष्ट अनुदान जो है वो 2267 करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्व घाटा अनुदान कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 0। आपदा प्रबंधन अनुदान कितना दिया गया है? तो वो दिया गया 7884। ये 3 डाटा आप लोग याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार की शहरी योजना के तहत शहरी सुविधाओं प्रदान करने के लिए चयनित ग्राम समूह की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, मैदानी और तटीय क्षेत्रों में बात किया जाए तो लगभग 25,000 से 50,000, और रेगिस्तान, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में बात किया जाए तो 5,000 से लेकर 15,000 की आबादी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 25,000 से लेकर 50,000 तक। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता कौन सी है? गैर संघीय विशेषता कौन सी है? देखिए, संघीय विशेषता और गैर संघीय विशेषता होता है। संघीय विशेषता कौन कौन से हैं? जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका,
संविधान की सर्वोच्चता, ये सब संघीय विशेषताओं में आता है। और गैर संघीय विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो उसमें एकल संविधान, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, ये सब जो है वो गैर संघीय संविधान में है। यहाँ आपसे पूछ रहा है गैर संघीय संविधान कौन है, तो एकल नागरिकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि वह संशोधन जिसने दल बदल विरोधी प्रावधानों को और अधिक सख्त बना दिया है, यह बात कर रहा है 51वां संविधान संशोधन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 51वां संविधान संशोधन। इसी में हुआ क्या था कि मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने, साथ ही साथ दल बदल को सार्वजनिक पदों पर रखने से रोकने और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए अधिनियमित जो है वो किया गया था। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 89वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था किया गया था। और 58वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो इसमें 371 का जे शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है वो सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य पालन के लिए निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है, तो यह किया जाता है परमादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परमादेश। याद रखिएगा रीट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत। आगे कह रहा है कि महान्यायवादी का कार्यकाल निम्नलिखित के अधीन उपलब्ध कराया गया। महान्यायवादी जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च क्या होता है, कानून अधिकारी होता है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76। याद रखिएगा महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं और वह उन्हीं के प्रसाद प्रयत्न पद जो है वो धारण करते हैं। एक आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यह कहता है कि महान्यायवादी जो होता है वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन सदन में या फिर उसकी किसी भी समितियों में वो बोल सकता है, मत देने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि राज्य विधायिका में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम शक्ति कितनी है। देखिए अधिकतम तो आप लोग पढ़े होंगे 51वां संविधान संशोधन, जिसमें 15% तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन न्यूनतम संख्या जो है वो है 12। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। और ये हुआ कब था, यह जो है वो 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा संसद की प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। ये सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति 1956 में हुई थी, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीटो जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए निलंबन वीटो है, पॉकेट वीटो है, योग वीटो नहीं है। देखिए एक्चुअली निलंबित वीटो क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को विचार के साथ या किसी बिना विचार के साथ ही संसद में वापस करने की शक्ति को निलंबित वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो आप लोगों को पता ही होगा, राष्ट्रपति के द्वारा बिल पर कार्रवाई न करने की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। योग वीटो की अगर आप बात कीजिएगा तो ये जो योग वीटो है ये भारतीय राष्ट्रपति के पास प्राप्त नहीं है। इसके तहत एक्चुअली होता क्या है कि संसद जो है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को पारित विधेयकों को विधानमंडल को वापस भेजा जाना चाहिए। यदि वह इसे वापस लेने का फैसला करता है या अपनी मंजूरी नहीं देता है, तो यह वीटो जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, योग वीटो। आगे कह रहा है कि क्या होगा यदि कोई पंचायत अपना 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग कर दिया जाए, इस बीच एक नई पंचायत चुनी जाती है तो उसके कार्यकाल मिलता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई पंचायत जो है वो अगर अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है या उससे पहले भंग करा दी जाती है, तो उस स्थिति में 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना हो। अगर नया पंचायत का कार्यकाल जो है वो 6 महीने से कम बचा है तो चुनाव कराने की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन पंचायत को 5 वर्ष का अगर अपना पूर्णकाल पूर्ण करने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो उस बीच की अगर नई पंचायत चुनी जाती है तो वो जो आगे वाला आदमी चुना जाएगा उसकी अवधि जो होगी वो 5 वर्ष से जितना बचा हुआ अवधि होगा वही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भंग पंचायत का शेष कार्यकाल जो है वही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53।
कह रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच विवाद का कारण कौन सा है। देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच विवाद का कारण संघ पर वित्तीय निर्भरता, हाँ ये है। राष्ट्रपति शासन भी है, राज्यपाल की भूमिका भी है, ये सब है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव विविधता पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। तो जैव विविधता पुरस्कार 2021 का विजेता जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जंगली प्रजातियों के संरक्षण श्रेणी में प्रशंसा का प्रमाण के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए शरद सागर कहाँ से हैं। तो शरद सागर मुख्य रूप से जीरादेई सीवान बिहार के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीवान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सितंबर से शुरू होकर हर महीने किस दिनांक को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है, मंगल पांडे। उन्होंने ही सामुदायिक स्तर पर परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 तारीख को। आगे कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी जो आईआईटी है पटना को NIRF सर्वेक्षण की समग्र श्रेणी में कौन सा रैंक दिया गया था। तो समग्र श्रेणी में पटना का रैंक दिया गया है 51। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 51वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहल ड्राइव अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो एक पहल ड्राइव अभियान जो है वो भारत में नागरिकों की न्याय तक पहुंच की आकांक्षा को साकार करने के लिए, मतलब घर घर न्याय प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी को किन स्टेशनों के बीच चलाया जाएगा। तो यह जो है वो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर सिलीगुड़ी जंक्शन से लेकर रोंगटोंग स्टेशन के बीच चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलीगुड़ी से रोंगटोंग। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो AUKUS संगठन का हिस्सा नहीं है। AUKUS एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, US और UK का एक संयुक्त साझेदारी संगठन है जिसका उद्देश्य जो है वो भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने हेतु परमाणु संचालित पनडुब्बियों पर काम करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान इसका हिस्सा नहीं है। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, इसकी स्थापना हुई है 29 जुलाई 1957 को और इसका मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसको ऑस्ट्रिया में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वियना ऑस्ट्रिया में है। आगे है कि किस देश ने कोविड-19 संबंधित मुद्दों के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है। तो यह किया है श्रीलंका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने। आगे है कि विश्व बैंक ने किस सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग और रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने की घोषणा किया है। देखिए, एक्चुअली आप लोग याद कीजिए 2017 का टाइम। 2017 में हुआ गया था कि चीन की रैंकिंग बढ़ाने के लिए बैंक के जो शीर्ष अधिकारियों थे उन पर दबाव डाला गया था कि आप डेटा में कुछ गड़बड़ी कीजिए, और यही मामला जो है वो कुछ निकल कर सामने आया था। और इसी के कारण विश्व बैंक जो है वो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने की जो है वो घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि UPI और पे नाउ को जोड़ने की योजना को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके सहयोग से अपनाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AT1 क्या है। तो AT1 एक बॉन्ड है जो कि एक ऐसा बॉन्ड जिसे जारी करने वाला बैंक जो है वो सस्ती दर पर पैसा मिलने पर कॉल या रिडीम कर सकता है, और SBI जो है वो ATI बॉन्ड के माध्यम से पूंजी जुटाने वाला पहला बैंक बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो NDB के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रोयजो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 संस्थापक सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका गठन जो है वो 2015 में किया गया है और इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। आगे कह रहा है कि रूस और भारत के बीच शांतिपूर्ण मिशन का अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारत और रूस के बीच यह किया गया था ऑरेनबर्ग क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरेनबर्ग क्षेत्र रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो स्थापित किया जा रहा है। डुगोंग एक्चुअली है क्या? देखिए, डुगोंग एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है जिसमें कि जिसको कि समुद्री गाय भी कहा जाता है। और यह जो पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व पार्क है वो तमिलनाडु में स्थापित होने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है वो किया गया था। तो एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है वो सुरबाया इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका थीम भी याद रखिएगा, 2021 में इसका थीम था एक समान और टिकाऊ दुनिया के लिए बेहतर रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुशिकन पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुशिकन पुरस्कार जो है वो एक रूस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि हर साल एक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति दे दिया है। तो यह दिया है राजस्थान सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान जो कि है वो भी बाड़मेर राजस्थान में है। और स्टैचू ऑफ पीस का भी अनावरण जो है वो हाल ही में पाली जिला राजस्थान में ही किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। ऋषभ बैल, हाँ, यह ऋषभ जो थे वो जैन तीर्थंकर थे, पहले जैन तीर्थंकर, और इनका प्रतीक चिन्ह बैल था, बिल्कुल सही है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, इनका सिंह था, बिल्कुल सही है। अजीतनाथ ये दूसरे तीर्थंकर थे, इनका हाथी था, ये भी बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनका जलपात्र नहीं। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो था सर्प। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि आरबीआई के द्वारा बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है संजीव दयाल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव दयाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट सिटी परियोजना पर पैसा खर्च करने में पटना का कितना स्थान है। देखिए, स्मार्ट सिटी परियोजना में जो 100 स्मार्ट शहरों में पैसा खर्च करने में पटना का स्थान जो है वो 62 है। बिहार के अगर और जगहों की बात कीजिएगा तो बिहार शरीफ का 70 है, भागलपुर का 91 है और मुजफ्फरपुर का 99 है। आगे कह रहा है कि वस्तुतः जुलाई 2021 में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया था। तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही के दिनों में जिस देश में दुर्लभ मानव मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है, तो यह आया है टेक्सास यूएसए में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोबराना 2 क्या है। तो सोबराना 2 दुनिया का पहला संक्रमित कोविड-19 वैक्सीन है जिसे फिनले इंस्टीट्यूट क्यूबा के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कट रणनीति क्या है जो हाल ही में चर्चा में थी। देखिए, 4 कट रणनीति म्यांमार सेना के द्वारा अपने सैन्य शासन के प्रतिरोध और विरोध को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई एक रणनीति है, 4 कट रणनीति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान रणनीतिकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो यह जो है वो उस समय के गवर्नर यानी राज्यपालों को रणनीतिकार कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर्स को। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट कह रहा है कि जून 2021 तक विश्व बाजार पूंजीकरण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। देखिए, जून 2021 तक जो अगर बात करते हैं तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप और विश्व बाजार पूंजीकरण में 2.6% की हिस्सेदारी के साथ भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83।
कह रहा है कि बिहार राज्य में गृह आधारित उपसामक सेवा जो है वो शुरू की गई थी। तो यह जो है वो मुजफ्फरपुर में एक्चुअली किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। आगे है कि मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह किया गया पूर्णिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया में। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जो है वो बंतिका अग्रवाल, जो कि एक दिल्ली की खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता है। और उप विजेता हैं अर्पिता मुखर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ाबेट किसकी मूल कंपनी है? तो अल्फ़ाबेट जो है वो गूगल की मूल कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो मडगाम शहरी सहकारी बैंक महाराष्ट्र का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि पानी माह अभियान कहाँ शुरू किया गया था? तो पानी माह अभियान जो है वो लद्दाख में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेद कभोग कर जो है वो संबंधित था। तो एक्चुअली वेद कभोग ये गुप्त काल के दौरान सिंचाई पर लगने वाला कर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई। सुरक्षा पर लगने वाले कर को कहा जाता था चैट, बिक्री पर लगने वाले कर को कहा जाता था उपकिल्पता, और टोल पर लगने वाले कर को कहा जाता था प्रत्याय। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किन जिलों को जोड़ने का कार्य करेगा? तो यह जो है वो औरंगाबाद को दरभंगा से जोड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद से दरभंगा। और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 205 किलोमीटर की होगी। आगे कह रहा है बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस जो है वो 9 अगस्त 2021 को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। और इस तरह का पहला आयोजन जो है वो 9 अगस्त 2021 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त। आगे कह रहा है कि पुस्तक पिता पुत्रक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है होमोन बोरगोहेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होमोन बोरगोहेन। आगे कह रहा है कि लैग बॉमर किससे संबंधित त्यौहार है? तो लैग बीओमर जो है वो एक वार्षिक यहूदी त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहूदी। आगे कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने नवरोज उत्सव का समापन किया, ये पूछ रहा है। देखिए, शुरू तो किया था बलबन और समाप्त किया था औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के द्वारा नवरोज उत्सव जो है वो समाप्त किया गया है। आगे कह रहा है कि अष्टप्रधान शब्द जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अष्टप्रधान जो है वो 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जो कि मराठा साम्राज्य के प्रशासन में थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा। आगे कह रहा है कि भक्षक और उपघटकों के रहने वाले सतत अंधकारमय प्रकाश रहित क्षेत्र कौन है? तो वो है बेथोइक जोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि जैविक अंत क्रिया का प्रकार जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है, तो उसको कहा जाता है क्या? सहजीवता। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग ले सकते हैं, पेंसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को मारता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सहजीविता। आगे कह रहा है कि गामा विविधता शब्द का अर्थ है। तो गामा विविधता शब्द का अर्थ है कि एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न परिस्थितिकी तंत्र के लिए समग्र विविधता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो हैं वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जैसे कि गंगा, बैतरनी, गोदावरी, महानदी, ये सब जो है वो पूर्व की जो बहने वाली हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में है ताप्ती, नर्मदा, पेरियार, ये सब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। आगे कह रहा है कि लखवार ब्यासी परियोजना जो है वो स्थित है। तो यह यमुना नदी पर उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी पर। यमुना नदी का जो उद्गम है वो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से है,
और इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। आगे कह रहा है कि जजिया कर का भूमि कर से एक अलग रूप में पृथ्वीकरण किसके साल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह जो है वो किसके शासनकाल में, तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से लेकर 1398 तक। आगे कह रहा है कि 1828 में असम के अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए अहोम का विद्रोह जो था वो प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इसके बाद आसाम क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह जो है वो 1828 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों के विलय के विरोध था और इस आंदोलन के नेता जो थे वो गोमघर कोम्बर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी का प्रकार क्या है। तो वो इंसेप्टिसोल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि समर्थक परिवर्तकों ने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है वो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1923। आगे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला बिहार का जिला कौन है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला बिहार का जो जिला है वो पहले नंबर पे गोपालगंज, दूसरे पे दरभंगा और तीसरे पे मुंगेर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज। आगे कह रहा है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के कितने जिले अधिकतम जनसंख्या घनत्व यानी 1250 से अधिक के। तो 1250 से अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो 13 जिलों का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 जिला। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है। तो विश्व का कॉफी पॉट जो है वो ब्राजील को कहा जाता है। ब्राजील जो है वो विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है और अगर भारत में पूछ ले तो कर्नाटक भारत का सबसे अग्रणी राज्य है कॉफी उत्पादन में। आगे कह रहा है कि रूस और चीन के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। तो रूस और चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है वो है अमूर नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रूसी सुदूर पूर्व और पूर्वोत्तर चीन के बीच की सीमा बनाती है। आगे कह रहा है कि पर्वत श्रृंखला आल्पास फ्रांस को अलग करती है। तो अल्पास जो है वो फ्रांस को इटली से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निष्काम कर्म मंच की स्थापना 1910 में किसके द्वारा किया गया था। तो ये डी के कर्वे के द्वारा किया गया है, जिसको कि हम लोग महर्षि के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डी के कर्वे। आगे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्षेत्र और घास के मैदान के नाम दिए गए हैं। यूएसए पेरिस सुमेलित है, दक्षिण अफ्रीका वेल्डस सुमेलित है, ध्रुवीय क्षेत्र टैगा सुमेलित है, ऑस्ट्रेलिया पंपास ये गलत है। पंपास अर्जेंटीना के घास के शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि हिमालय की चोटी जो भारत में स्थित है। तो हिमालय की देखिए हिमालय की चोटी भारत में कौन कौन स्थित है। कंचनजंगा स्थित है, नंगा पर्वत स्थित है और नंदा देवी स्थित है। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, ये सब नेपाल में स्थित है। और नामचा बरवा और गुरला मंदाता ये तिब्बत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। आगे कह रहा है कि यूएसए का क्षेत्र जो जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है यह पूछ रहा है। तो देखिए कौन नहीं है यह पूछ रहा है। बोस्टन है, बॉल्टीमोर है, डेट्रॉयट नहीं है। डेट्रॉयट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ना कि जहाज निर्माण उद्योग के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि 1935 की सप्रू समिति जो है वो किस मुद्दे से संबंधित थी। देखिए 1935 में जब संयुक्त राज्य सरकार के द्वारा जब 1934 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारणों के जांच के लिए तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू समिति को नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। आगे कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड क्षेत्र है, दूसरे साइड जनजाति है। बोर्नियो दयाक सुमेलित है, साइबेरिया यूएत सुमेलित है, चिली अलाकालूफ सुमेलित है, जापान चीन सुमेलित नहीं है। जापान की जनजाति एनु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि झूम खेती की प्रथा को हुमा के नाम से जाना जाता है।
देखिए झूम खेती की प्रथा को इंडोनेशिया में हुमा के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर पूछ ले वेनेजुएला में किस नाम से जाना जाता है, तो वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता है। भारत में तो झूम ही बोला जाता है और थाईलैंड में तामराई बोला जाता है। आगे कह रहा है कि बाल सुंदरी प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से बिहार के किन जिलों में पाई जाती है, तो बाल सुंदरी जो है वो बिहार में पाए जाने वाली एक मिट्टी है जो कि क्षारीय प्रकृति के है और यह मुख्य रूप से सहरसा, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखिए गंगा नदी के किनारे पर बिहार के 12 जिला जो हैं वो स्थित हैं, जो हो गया बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, भागलपुर, कैथर, ये सब जो है वो हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरवल जो है वो गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 445 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा मछली उत्पादक जिला कौन है, तो मधुबनी जो है वो बिहार का सबसे बड़ा मछली उत्पादक जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। आगे है कि राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो नालंदा जिले में स्थित है, जो कि 1978 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। आगे कह रहा है कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। एक साइड आधुनिक नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड प्राचीन नाम दिए गए हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम है परूसनी, सही है। झेलम की अगर बात करते हैं तो बितस्ता सही है। चिनाब सिकनी सही है। सतलुज दृश्यावती गलत है। दृश्यावती घग्घर नदी का प्राचीन नाम है। सतलुज का सतलज नदी जो है उसका पुराना नाम जो है वो सुतुद्री है। आगे कह रहा है कि शिलालेख जिसमें बोधगया में अशोक के संबोधि की यात्रा का उल्लेख किया गया है, तो वो है 8वां शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वां शिलालेख। 9वें शिलालेख की अगर बात करते हैं तो इसमें अनुष्ठानों और समारोहों की व्यर्थता की बात कही गई है। 10वें शिलालेख में राजा को प्रसिद्धि की इच्छा नहीं है, ये बात कही गई है। और 11वें शिलालेख में धर्म की नीति की बात जो है वो कही गई है। आगे कह रहा है कि संगम युग के दौरान को, मन्नान और इवन शब्द का अर्थ क्या था, तो ये शब्द का अर्थ जो होता था वो राजा होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा। आगे कह रहा है कि राजा अमोघ वंश किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, तो यह राष्ट्रकूट वंश का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट वंश का। आगे कह रहा है कि अकबर का दरबारी चिकित्सक कौन था। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, दरबारी चिकित्सक पूछेगा तो आपका आंसर होगा राजा सालिबाहन, और अगर पूछेगा निजी चिकित्सक कौन था तब आपका आंसर हो जाएगा हकीम अली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है, तो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि किस यूरोपीय शक्ति ने कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की थी, तो कार्टेज प्रणाली जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी। एक्चुअली होता था इस प्रणाली में जहाज़ों को परेशानी मुक्त आवाजाही के लिए पास दिए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। आगे की जो प्रसिद्ध यात्री था पिएत्रो बेलो, जो जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत आया था, वो किस देश का निवासी था, तो यह जो था वो इतावली यात्री था जो कि 1623 में जहांगीर के शासनकाल में सूरत पहुंचा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संजीवनी पत्रिका का संबंध किससे है। देखिए संजीवनी जो है वो जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में, उसकी घोषणा करने वाला पहला समाचार पत्र था, और इसी अखबार की शुरुआत जो है वो के मित्रा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, के मित्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौता की अगर बात कीजिएगा तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931। आगे है कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1870 की बात है जब केशव चंद्र सेन को अध्यक्ष के रूप में भारतीय सुधार संघ का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस घटना में अंग्रेजों ने खुले तौर पर कहा था कि लक्ष्य की जिम्मेदार सरकार की स्थापना करती है।
देखिए, जब 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगू जो थे वो ब्रिटिश संसद में ऐतिहासिक मॉन्टेगू घोषणा, जिसको कि अगस्त घोषणा कहा जाता है, वो प्रस्तुत किया था। और इसी घोषणा में प्रशासन में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और भारत में स्वशासी संस्थाओं के विकास का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 की अगस्त घोषणा में। आगे कह रहा है युग में से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है? सतारा, नाना पाटिल। देखिए, एक्चुअली भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो अलग अलग नेताओं के द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो सतारा में नाना पाटिल के द्वारा, बिल्कुल सही है। तमलुक में सतीश सामंत के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। बलिया में चित्तूर पांडे के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। और कटक में लक्ष्य नायर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो लक्ष्य नायक नायर नहीं नाम था, यहाँ देखिए गलत है, लक्ष्मण नायक नाम था उनका, लक्ष्मण नायक नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान अगर पूछेगा तब 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम की बात करेगा तब 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता अधिवेशन 1911। आगे कह रहा है कि पुस्तक डॉन ऑफ होप जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, डॉन ऑफ होप हो गया, इंडिया विंस फ्रीडम हो गया, ये सब पुस्तक जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने की परिकल्पना की गई थी लेकिन केंद्र में लागू करने की? यह बात कर रहा है 1935 का भारत शासन अधिनियम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां प्रसिद्ध लोटा विद्रोह हुआ था। देखिए, लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था, जब कैदियों को पीतल के बजाय मिट्टी का लोटा देने जाने लगा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मजरूल हक के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मजरूल हक। आगे है पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत के द्वारा पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई थी, जिसके पहले सचिव जो थे वो ज्ञान साहा थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है कि समाचार पत्र बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिहार हेराल्ड जो है वो 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था, और यह जो है वो बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी पेपर था। इसके आगे 10 मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसका सॉल्यूशन जो है वो मैं पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। आप लोगों को पीडीएफ के लिए मैं बता ही दिया हूँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो अब पढ़ेगा इंडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।